प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास जयपुर राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप देख ही रहे हैं, ये मकर लग्न की कुंडली बनी है और राशि है सिंह। थोड़ी सी चर्चा सिंह राशि और मघा नक्षत्र पे करेंगे और बाकी चीज़ें और भी चीज़ें बताऊंगा मैं। पर कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। व्यक्ति जो भी बीमार पड़ता है वो मूलतः उसके पीछे प्रधान एक कारण तो जरूर होता है, और वो ये होता है कि वो प्रकृति के नियम के खिलाफ जीवन जी रहा है। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी के पास जब भगवान राम गए आरंभ में, तो भगवान के ना ऐसे ऐसे प्रश्न थे जो बड़े ही कौतूहलवश मतलब पूछते थे उनसे। विश्वामित्र जी से बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, और कई बार तो ये प्रश्न पूछते 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 रात्रि मध्य रात्रि बीत जाती थी। पूरी रात मतलब लगभग भगवान उनसे जितने दिन उनके पास रहे उतने दिन में बहुत सारे प्रश्नों का समाधान उन्होंने अपने मन में जितने प्रश्न बन रहे थे उन सब का समाधान उन्होंने विश्वामित्र जी से पाया। एक बड़ी अच्छी बात वहाँ ये देखने में आई कि विश्वामित्र जी ये कहते हैं, देखो राम, अब रात्रि बहुत गहरी हो गई है, सभी जीव सो गए हैं, पर तुम्हारे प्रश्न ऐसे हैं कि ये मध्य रात्रि का समय भी बीता जा रहा है। ऐसा करो, अब सो जाओ, ताकि तुम्हारी कल की दिनचर्या में आज की रात्रि में जगने के कारण व्यवधान न हो। आपके रात का जगना, देर तक जगना आपके कल को बुरे तरीके से प्रभावित करता है। बड़ी गहरी बात है। इसका अर्थ क्या है कि आपकी पढ़ी हुई विद्या, आप जो भी पढ़ रहे हैं रात में जग कर, आपकी पढ़ी हुई विद्या वो स्वतः भूल जाएगी, ठीक बजरंगबली की तरह परीक्षा में, क्योंकि आपने प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर के अपनी तैयारी की है। या फिर अगर आप उस विद्या को पढ़ करके अध्ययन करके आप किसी भी तरीके से नौकरी प्राप्त कर जाते हैं अच्छे पदों पे, तो वक्त बे वक्त आप धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे, या फिर अपनी संस्कृति और सभ्यता का सही तरीके से सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ विरोध में जाएंगे। और जो ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने धर्म शास्त्र को भूल जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ शुरू से ही चल रहे होते हैं, विरोध में चल रहे होते हैं। तो भगवान को वहाँ पे महर्षि विश्वामित्र ने बात कही है, देखो प्रश्न तुम्हारे बड़े हैं और बड़े अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो, पर अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल सुबह बताऊंगा। भगवान सो जाते हैं। इस वजह से आप अगर बीमार हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करें, या सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए आपको प्रकृति के नियम के हिसाब से चलना चाहिए, उसके विरुद्ध में मत जाइए। समय पे सोइए और समय पे जागिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली के पंचांग से। आपका परिचय करा दूं। जन्म हुआ है इनका कार्तिक माह में, मार्गशीर्ष और कार्तिक का प्रभाव रहेगा। मार्गशीर्ष माह में जन्मे लोगों को थोड़ा बहुत मानसिक बीमारियां या मन से वो परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कई बार उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या छोटी मोटी होती रहती है। ये दक्षिणायन का काल होता है, इस वजह से कार्तिक माह में दक्षिणायन, इस वजह से कई बार यहाँ व्यक्ति की कुंडली में थोड़े बहुत चिंतन की बात दिखती है, मतलब चिंताएं थोड़ी बहुत रहती हैं। चिंतन अलग है, चिंता अलग है, पर फिर भी यहाँ पे चिंता रहेगी। चिंतन तो थोड़ा कम, पर चिंता रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के। या फिर शनि, मंगल, राहु और केतु के कारण जीवन में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा लगभग पापक हो जाते हैं, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में एक तरीके से मन, बुद्धि, चित्त व्यग्र रहे, घटना दुर्घटना का योग रहे, दवाइयों पे डिपेंडेंसी रहती है, स्वास्थ्य कमज़ोर सा रहता है, मन एक जैसा नहीं रहता, यह व्यक्ति स्वतः बीमार अपने आप को महसूस करता है। जितना बीमार है उससे ज़्यादा खुद को महसूस करता है, ये भी बात है। जितना बीमार है उससे ज़्यादा वो महसूस करके बीमार हो जाता है।
और उसके पास दवाइयों से ज़्यादा स्वयं के आत्मविश्वास को बलवान बना लेने से उसकी दवाइयाँ उससे ज़्यादा, उसके समाधान तो उसके पास ही बैठे हैं। इस वजह से ये भी बात समझनी होगी। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि मघा नक्षत्र, यहाँ पे कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बचपन में ही, या मतलब जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ जीवन जीता है माता पिता के बल पे। दूसरा, यहाँ व्यक्ति हर वो चीज़ पहले से जान जाता है जो उसके साथ जीवन में घटित होने वाला होता है। और तीसरा कि उस व्यक्ति का जीवन राजाओं के जैसा भी होता है। केतु के नक्षत्र, मघा नक्षत्र, केतु का प्रभाव। उसके बाद सूर्य की राशि, तो सूर्य की राशि यानी कि आत्मविश्वास की मजबूती, और मघा नक्षत्र यानी कि केतु, जहाँ पे थोड़ा सा मानसिक भ्रम, मानसिक परेशानी, विक्षिप्तता का कारण। और ऊपर से अगर आप विचार करें तो ये मघा नक्षत्र के जो स्वामी देवता होते हैं, इसके देवता पितर लोग हैं। तो पितृश्वर इसके अर्यमा नाम के पितर हैं। तो ओम पितृभ्यो नमः या ओम अर्यमणे नमः, दोनों में से कोई एक सबसे बढ़िया रहेगा। पितर, ओम पितृभ्यो नमः। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध कराएं, अगर संभव है तो ठीक है, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है। पर किसी भी बीमारी का अंत हमारे पितरों के पास होता है तो त्रिपिंडी श्राद्ध तो निश्चित रूप से करा लेना चाहिए। इससे घर परिवार में भी एक अच्छा खासा माहौल बनता है, क्योंकि पितर ही नाराज होते हैं तो परिवार का माहौल भी खराब करते हैं। दूसरा, भृंगराज की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। उसके बाद पितरों के नाम पे अमावस्या को निश्चित रूप से चावल का दान करें, काले तिल का दान करें। स्नान करने के जल में काला तिल, कभी हल्दी मिला लिया, कभी काला तिल मिला लिया, कभी सफ़ेद तिल मिला लिया, कभी घी मिला लिया, कभी गाय का गोबर मिला लिया चुटकी भर, कभी दही मिला लिया, कभी दूध मिला लिया, कभी पुष्प मिला लिया, कभी चंदन मिला लिया। इन सभी को मिला करके, बिल्कुल सादे जल से स्नान न करके, इन सभी चीज़ों को मिला करके एक एक चीज़, कभी ये कभी वो डिब्बे में रख दीजिए और कोई चीज़ मिला लीजिए। स्नान करना चाहिए और नियमित दिनचर्या का पालन इस कुंडली को सबसे ज़्यादा लाभ करेगा। उसके बाद ऐन्द्र योग में जन्मे हैं तो वक्त के हिसाब से व्यक्ति का सुख बढ़ता जाएगा। बचपन में भी ठीक रहता है, मध्यकाल में थोड़ा कमज़ोर, पर बाद में बुढ़ापा अच्छा बीत जाता है। क्षत्रिय वर्ण होगा और राक्षस गण होगा। इस कारण से शुक्ल कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा पापक नहीं होते, पर यहाँ से वो पापक होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है या पिता के ऊपर थोड़े दिन तक आश्रित रहता है। उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण होगा। इस कारण से यहाँ रजस तत्व और तमस तत्व की प्रधानता देखने को मिल रही है। मतलब व्यक्ति राजसिक है और तमस तत्व की प्रधानता के कारण तमस तत्व का प्रभाव भी रहेगा। मतलब ये दोनों ही प्रभाव व्यक्ति के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ, जहाँ प्रथम दृष्टया आप क्या देख रहे हैं। मकर लग्न की कुंडली बनी है जो मूलतः दशम भाव की राशि है। मकर लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं पंचमेश और दशमेश होकर के शुक्रदेव स्वग्रही हैं और मंगल के साथ बैठे हैं। तुला के मंगल उतने अच्छे नहीं होते, पर जहां पे शुक्र और मंगल बैठे हैं वहां से दशम स्थान में उच्च के गुरु दशम स्थान का बल बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि पिता का कारोबार सेटल होगा। इस गुरु से ठीक पीछे शनि बैठे हैं। शनि और गुरु का संबंध द्विद्वादश का है। इस वजह से कई बार ये अपनी दशाओं में थोड़ा बहुत नुकसान भी करेंगे। सामान्यतया इस शनि की दृष्टि चंद्रमा पे और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पे। तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पे जहां से राशि का निर्माण हुआ था, जिसके स्वामी एकादशवें भाव में बैठे हैं और छठवें भाव के स्वामी एकादशवें भाव में बैठे हैं, यानी कि षष्ठेश और अष्टमेश दोनों एक साथ बैठ गए। छठवें भाव के स्वामी बुध और अष्टम भाव के स्वामी सूर्य, ये दोनों एक साथ बैठे हैं केतु जैसे मानसिक रोगी बनाने वाले ग्रह के साथ, और पंचम भाव पे बैठे हैं, जिस कारण से व्यक्ति का यश, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति का प्रेम, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का चिंतन, विद्या, बुद्धि, विवेक थोड़ा भ्रम में रहता है और कई बार उसकी पढ़ाई में या उसकी नौकरी में रुकावटों का एक कारण बन जाता है। उसके बाद अष्टम और छठवें भाव के स्वामी का एक साथ किसी भी लग्न की कुंडली के लिए बैठना अच्छा नहीं होता। बेहतर होता ये अलग अलग बैठे होते, ये बेहतर ये होता कि और भी ज़्यादा ये पापी नहीं होते। पर एक तो अष्टम और छठवें भाव के स्वामी हैं, एकादशवें में बैठे हैं, इस वजह से बेवजह की चिंताएं और व्यक्ति की प्रगति में बाधक हो जाते हैं। यहाँ पे सूर्य और बुध एकादशवें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को तर्क बल देंगे, ज्ञान देंगे, गूढ़ और रहस्यमय चीज़ों के पीछे व्यक्ति का चिंतन बड़ा बढ़िया रहता है। पर बात यहाँ ये हो जाती है कि जहाँ तर्क करना है, जहाँ एनर्जी लगानी है, जहाँ बुद्धि लगानी है, व्यक्ति कई बार वहाँ पे नहीं लगा पाता। जहाँ गणित गुणा करना है वहाँ नहीं करेगा, जहाँ नहीं करना है वहाँ करता पड़ता है। जहाँ क्रोध करना है वहाँ नहीं करेगा, जहाँ नहीं करना है वहाँ क्रोध करेगा। लग्न का मान 6
6 अंश का बना है, तो लग्न का मान 6 अंश का, तो ये प्रबुद्ध लग्न है नहीं। इस कारण से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में परेशानी देखने को मिल जाती है। 6 अंश का लग्न व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के चिंतन को, व्यक्ति के सुख को प्रभावित करने वाला भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के उसके बाद आप जब देखेंगे तो लग्न कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, इनके ठीक पीछे गुरु बैठे हैं उच्च के, तो चंद्रमा का बल तो बढ़ा रहे हैं, पर चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से द्विद्वादश में होने के कारण कई बार ये शकट षडाष्टक द्विद्वादश का संबंध जातक के जीवन में चुनौतियां डालने का काम कर देता है। उस गुरु की दृष्टि सूर्य जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। उस दृष्टि गुरु की जो है वो बुध छठवें भाव के स्वामी पे है, इस वजह से व्यक्ति को जीवन में जितनी भी परेशानी बनेगी गुरु उसमें बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन छठवें भाव के शनि एक अलग तरीके का आलस्य भी देंगे। उसके बाद जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के शनिदेव जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठ गए, इस वजह से ये एक प्रकार से अवयोग की उपस्थिति भी दिखा जाते हैं। और सामान्यतः उनके ठीक पीछे राहु बैठे हैं। मैं पीछे भी बात कर रहा हूं क्योंकि प्रत्येक ग्रह का पिछला भाव 12वां भाव बहुत कुछ बता जाता है। जैसे चंद्रमा, तो गुरु पीछे बैठे तो चंद्रमा का फल मिलेगा, पर व्यक्ति को रोगी बनाएंगे। अष्टम भाव से तो मानसिक रोगी व्यक्ति को बना देते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ गुप्त बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारी प्रकट होने लगती है जिसमें कई बार व्यक्ति उसको प्रकट करने में, किसी को बताने में भी संकोच महसूस करता है। तो गुरु के ठीक पीछे शनि, तो ये व्ययात्मक संबंध हो जाता है। और शनि के ठीक पीछे राहु। और जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारे ग्रहों का प्रभाव है। मंगल भी देख रहे हैं 8वीं दृष्टि से, सूर्य भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, बुध भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, केतु का प्रभाव है ही। इस भाव के ठीक आगे शनि बैठ गए, और शनि जहाँ बैठे उसके ठीक पीछे मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव। तो एक क्रूरता, एक विडंबना की स्थिति बन जाती है जहाँ व्यक्ति को बहुत बार रुकना पड़ता है, प्रगति पथ को शांत करना पड़ता है। उसको ये डिरेलमेंट को ये चीज़ें दर्शा रही हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये बात, मंगल और शुक्र का एक साथ बैठना हार्मोनल डिसबैलेंस, आत्मविश्वास की कमजोरी और कई बार नेत्र की परेशानी, या समाज में जिस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत छोटी मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए भी उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जरा ध्यान से देखें तो चंद्र कुंडली अगर बनाएंगे तो चंद्रमा के ठीक तीसरे घर में शुक्र और मंगल बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को दवाइयों पे कई बार निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा के ठीक पीछे या ठीक आगे अगर या तीसरे घर में अगर मंगल बैठेंगे तो आपको अब अपने जीवन को चलाने के लिए साहस, बल, धैर्य धारण करना ही पड़ेगा। और अगर चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्रमा के ठीक 4 घर आगे सूर्य बैठेंगे। ये एक अलग तरीके का कन्फ्यूज़न और अपने संसाधन का गलत इस्तेमाल या संसाधन का सही इस्तेमाल ना कर पाना, योग्य होने के बावजूद भी अयोग्य साबित हो जाना, या दूसरा अपनी क्षमता का, अपनी ज्ञान का, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी शालीनता का परिचय व्यक्ति बहुत गंभीरता से नहीं दे पाता, या अपने संसाधन का 100% मन बुद्धि चित्त, अपने सुख का 100% इस्तेमाल व्यक्ति नहीं कर पाता। और चंद्रमा से ठीक 4 घर आगे बुध बैठे हैं, ये भी एक अलग तरीके का भ्रम दे देते हैं निर्णय लेने में। अब व्यक्ति को हर एक चीज़ करना है तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है। चंद्रमा से 4 घर आगे केतु बैठे तो माता और पिता की चिंता कई बार लंबी हो जाती है, ये भी बात है। अब जरा ध्यान से देखिए तो जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि आयु भाव पे है, शत्रु की दृष्टि देख रहे हैं तो आयु में कष्ट हो जाता है। शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पे शत्रुगत है। 12वें भाव के स्वामी इस कुंडली में जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में आकर, सप्तम भाव में आकर के उच्च के हो गए, तो द्वादशेष उच्च का हो गया। 12वें भाव पे शनि की दृष्टि हो गई। अब 12वें भाव के ठीक पीछे सूर्य, बुध, केतु बैठे हैं, तो अब आपको प्रत्येक जो आपकी इच्छा है, जो मनसा है, जो छुपी हुई बातें हैं जो आप किसी को प्रकट नहीं करते हैं, उसको अब बताना पड़ता है, लोगों तक अपनी बात रखनी पड़ती है। बिना बताए कोई काम होगा नहीं, बिना गिड़गिड़ाए कोई काम होगा नहीं, इस तरीके की चिंतन की बात दिख जाती है। अब मैं आपको, ये तो एक सामान्य सा विश्लेषण था जो प्रमुखतया मुझे बताना था, वो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे मुझे कुंडली थोड़ी सी कमज़ोर मालूम पड़ती है। पर अब इस कमज़ोरी को मैं किस तरीके से देखता हूँ, नवांश और दशमांश चक्र पे ये बात पता चलेगी। इसके साथ साथ अब मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन सा ग्रह कितने अंशों पर किस नक्षत्र में बैठा है और कैसा फल कर रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली में सूर्य की। मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य होते हैं अष्टम भाव के स्वामी। अष्टमेश होकर के अष्टम में नहीं बैठे हैं, ये छोटी मोटी गड़बड़ बात भी है, इनको यहीं बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि अष्टमेश जहाँ बैठेगा और जहाँ देखेगा दोनों ही भावों को कमज़ोर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अष्टमेश एक ऐसा ग्रह बना है जिसको सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है, और वो है सूर्य की एक दृष्टि मात्र 7वीं। पर अष्टम भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना, ये कहीं ना कहीं परेशानी, आत्मविश्वास की कमजोरी और जीवन में कई बार बीमारियों के कारण विषम परिस्थितियों का निर्माण होने का संकेत देंगे। मतलब इसका अर्थ ये होगा कि सूर्य इस कुंडली में इस तरीके का प्रभाव देंगे।
पर इनके दूसरे अच्छे पक्ष होंगे जो भाव से प्रभावित होकर के कि सूर्य अपनी दशा काल में व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति भी किसी दूसरे के माध्यम से करवाएंगे, पर विषम परिस्थितियों का निर्माण तो जरूर कराएंगे। बुध के साथ अगर नहीं बैठे होते तो बात अच्छी होती। ये बैठ जाते मंगल के साथ, ये बैठ जाते यहीं शनि के साथ बैठ जाते, बुध के साथ बैठे हैं, पर ये बात याद रखिए कि ये जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी हैं। बहुत अच्छी बात ये होती कि अकेले बैठ जाते, पर 2 बुरे भावों के स्वामी और पापी भाव में बैठे हैं, इस वजह से बुराई बढ़ जाती है। एक बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है। इस वजह से भी व्यक्ति के जीवन में जो उसका आत्मविश्वास है वो कमज़ोर या चरमराया सा दिखाई देता है। सूर्य 10 अंश के बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में और शनि बैठे हैं वक्री होकर के 3 अंश पे। अब जरा ध्यान से देखें तो सूर्य बैठे हैं 10 अंश पे और राहु से दृष्ट हैं, केतु के प्रभाव में हैं, पर गुरु का भी प्रभाव है, तो चारित्रिक दोष तो नहीं होगा, क्योंकि सूर्य अनुराधा नक्षत्र में बैठेंगे तो व्यक्ति के न्यायप्रिय और चिंतन करने वाला बनाएंगे, पर ये बहुत सामान्य सी बात हो जाएगी। इस वजह से कि उनके ऊपर राहु का भी प्रभाव है तो कई बार बीमारियां लंबी खिंच जाती हैं, या व्यक्ति जितना अच्छा होता है उतना अच्छा समाज में पैठ नहीं बना पाता है। बात अब करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा जन्म, इसको ठीक करने का उपाय मैं अगर यहीं बता दूं तो सबसे पहले मैंने कहा नियमित दिनचर्या का पालन, और दूसरा अपने माता और पिता के साथ एकदम समुचित से भी बढ़कर बेहतरीन संबंध विकसित करना, बड़े भाई के साथ संबंध विकसित करना। समाज का जितना बड़ा वर्ग है, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, ताया ताऊ, ये जितने भी आपसे उम्र में बड़े लोग हैं, सबके प्रति एक श्रद्धा का भाव विकसित करें। प्रकृति के नियम के खिलाफ न चलें, उनके विरुद्ध में न जाएं, गायों की सेवा करें, नदियों की सेवा करें, नदी की सफाई, जल की बर्बादी न करें, समय पे सोना, समय पे जागने की आदत डालें। जिस कमरे में सोते हैं कम से कम उस कमरे की सफाई खुद से करें। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दें और मांसाहार का त्याग करें। बात बन सकती है, सहतूत का वृक्ष लगा सकते हैं, पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, और फलीदार वृक्ष में आम का वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा 5 अंश 22 कला मघा नक्षत्र पर राहु और केतु के केंद्र में है। राहु 4 घर आगे, केतु भी 4 घर आगे और राहु पीछे। इस वजह से ग्रह से 4 घर आगे केतु और ग्रह से 4 घर पीछे राहु चंद्रमा को तोड़ने का काम करेंगे। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति का चिंतन, उसकी दिनचर्या, उसके संबंध और उसका ससुराल क्षेत्र बनने में कई बार थोड़ी दिक्कत होती है। यह व्यक्ति कई बार अष्टम भाव के चंद्रमा के बारे में मैंने एक बार नहीं, मैं आपको इस बात की डंके की चोट से बात कह सकता हूं कि अष्टम भाव के चंद्रमा व्यक्ति को रुग्णता प्रदान करते हैं, आज नहीं तो कल। ये बात आप लिख लीजिए और इसको लाल रंग से टिक कर लीजिए। और जिस किसी की भी कुंडली में अगर आप अष्टम भाव का चंद्रमा देखें, विशेषतया अगर वो पापग्रह हो जाता है तो आपको वो मानसिक रोगी बनाएगा या तो फिर उसका रोग बाहर से दिख जाएगा। पर यह बात पक्की है, इसको आप झुठला नहीं सकते और इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। एक नहीं, अगर मैंने 1000 कुंडलियां देखी होंगी उसमें से अगर 90% कुंडलियों में चंद्रमा को मैंने कमजोर देखा है और उसके कारण जातक को दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये चंद्रमा ऐसा परिणाम दे रहे हैं। बीमारी ठीक हो जाती अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती तो, पर बात क्यों कमजोर है, स्वास्थ्य क्यों कमजोर रहता है, गड़बड़ क्यों होता रहता है, करियर क्यों एक जैसा नहीं होता, जीवन एक जैसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा के ठीक पीछे गुरु बैठ गए हैं। ये व्यक्ति को जिद्दी भी बना देते हैं, जहां व्यक्ति कोई भी बात आसानी से स्वीकार भी नहीं करता। अब मंगल की बात करेंगे तो मंगल बने हैं इस कुंडली के 4th भाव के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी, पापी भाव का स्वामी, और तुला राशि में मंगल और शुक्र की बहुत अच्छी मैत्री होती भी नहीं है, तो व्यक्ति की इच्छाओं की बढ़ोतरी देखी जाती है। पर उस हिसाब से व्यक्ति को जितना परिणाम मिलना चाहिए या किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो समुचित वातावरण का तैयार होना जीवन में आवश्यक होता है, ये मंगल और शुक्र उसको तैयार होने ही नहीं देते हैं। मतलब कई बार हार्मोन का फ्लो गड़बड़ हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो, स्वास्थ्य में परेशानी हो, पाचन तंत्र गड़बड़ हो, जठराग्नि कमजोर हो, नेत्र ज्योति कमजोर हो, ये एक दिक्कत वाली बात होती है। मंगल बैठे हैं 3 अंश के चित्रा नक्षत्र में, इस वजह से रोगी यहां भी स्वभाव दे देते हैं। मंगल को, चंद्रमा को ठीक करने के लिए मैंने बताया
नियमित दिनचर्या का पालन। और सूर्य को ठीक देने के लिए, ठीक करने के लिए भी मैंने वही बात बताई है। मंगल को ठीक करने के लिए बजरंग बली के 12 नामों का नित्य उच्चारण 12 बार करें और गीता जी के 11वें अध्याय के साथ साथ, या अगर हो सके तो 8वें अध्याय का पाठ कम से कम नियमित रूप से करें। गाय को लगातार 43 दिन तक गुड़ का सेवन कराएं, मंगलवार से शुरू करके। बुद्धदेव की बात करेंगे। 18 अंश के बैठे हैं और दूसरे सर्वाधिक मजबूत ग्रह बनेंगे, आत्मकारक ग्रह गुरु ही बनेंगे, पर आगे चर्चा करूंगा। तो बुध जो बैठे हैं वो 18 अंश के ज्येष्ठा नक्षत्र में, यहाँ पर व्यक्ति के तर्क को कई बार कमजोरी देने का काम करेंगे और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वृद्धि करेंगे। सम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये जन्म कुंडली में नवम भाव का फल ज़्यादा करेंगे, यानी कि लाभेश का नवमेश का लाभ में जाना और पंचम भाव में बैठे राहु से दृष्ट होना, गुरु से दृष्ट होना, कृतज्ञता पूर्ण व्यवहार करेंगे। यह धर्म रहेगा व्यक्ति के पास, भविष्य की समझ रहती है। पर अगर वो अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाए तो अपने आसपास पड़ोस और अपने उम्र के सभी लड़कों में और सभी जो लोग हैं उनमें वो सबसे उत्तम और आगे है। पर बात यहाँ कि चंद्रमा आत्मविश्वास की यहाँ भी कमजोरी कर रहे हैं, यहाँ भी सूर्य राहु और केतु को जीवन को एक सही दिशा देने में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, एक मिसकंसेप्शन वाली बात क्रिएट कर देते हैं। तो बुध 11वें भाव में, इच्छा की पूर्ति, बड़े जनों का आशीर्वाद, पर सामान्यतया वहाँ पे एक अलग तरीके का तर्क भी देखने को मिल जाता है। और बुध ग्रास्प कैपेसिटी को मजबूत बना देते हैं और व्यक्ति कृतज्ञ होता है, माता और पिता की सेवा करने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति आत्मकारक हैं, 24 अंश के बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र में। जरा ध्यान से देखिए, तो चंद्रमा मघा में ये मूल संज्ञक हो गया, गुरु जन्म कुंडली में आश्लेषा में मूल संज्ञक हो गया, बुध ज्येष्ठा में मूल संज्ञक हो गया, मंगल चित्रा में रोग संज्ञक हो गया और शुक्र स्वाति में राहु नक्षत्र। और उसके बाद देखिए तो केतु अनुराधा में ये भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मतलब मूलतया बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद गुरु, उसके बाद चंद्रमा, ये 4 ग्रह अच्छे नक्षत्रों को नहीं पकड़ के बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में परेशानी देखने को मिल जाती है। गुरु उच्च के बैठे हैं 7वें भाव में और इस वजह से पिता के पक्ष को बलवान बना देते हैं या पिता की प्रगति बहुत अच्छी उत्तम हो जाती है। और जन्म कुंडली में अगर आप विचार करें तो गुरु का प्रभाव लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में दोनों ही जगह अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ भी गुरु केंद्र में है, यहाँ भी गुरु ठीक है। इस वजह से पिता का कारोबार 100% सुरक्षित है सदैव। और दूसरा कि दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा। यहाँ गुरु केंद्र में, यहाँ शनि उच्च के, मंगल और सूर्य परम मित्र, जहाँ सूर्य का नीच भंग शनि कर रहे हैं, चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, गुरु केंद्र में धनेश होकर के बैठ रहे हैं, शुक्र और बुध 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे जो कुंडली की कमजोरी नजर आ रही थी वो यहाँ आकर के मजबूती में बदल गई। मतलब हम ठीक होंगे, हमारा जीवन ठीक होगा और हम निसंदेह मजबूती को प्राप्त करेंगे। इस बात की प्रामाणिकता आपकी कुंडली का नवांश चक्र दे रहा है। यहाँ पे चंद्रमा दिग्बली हो गए ना जी, यहाँ चंद्रमा कमजोर दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे दिग्बली हो गए। पर राहु और केतु का असर है, मतलब हमारे ऊपर ये दबाव काम करेगा कि हम लगातार एक सधे हुए चाल से चलें, बिल्कुल भी उसमें कोई कंफ्यूजन पैदा ना करें। यहाँ शनि मंगल के साथ सूर्य बैठे हैं, मतलब हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हमारा दाम्पत्य अगर बढ़े, हम आगे दाम्पत्य के सूत्र में बंधे जाते हैं या दाम्पत्य हमारा शुरू होता है तो हम उसमें एक बहुत ही बेहतरीन स्कोप देखें, उसमें बहुत अच्छी एनर्जी डालें, उसका कम्युनिकेशन अच्छा रखें और उसको स्पेस दें। दूसरा, जन्म कुंडली में शुक्र और बुध यहाँ बैठे हैं जो पंचम भाव की तरफ देख रहे हैं, यानी कि नवम भाव के स्वामी यहाँ भी लाभ में बैठे थे, नवम भाव के स्वामी यहाँ भी लाभ में बैठे हैं, नवम भाव के स्वामी यहाँ भी लाभ में बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। इसका अर्थ होगा कि अगर हम थोड़ी सी पितरों की पूजा कर लेते हैं तो हमारे पितर स्वतः हम पे खुश हो जाएंगे, क्योंकि नवम भाव के स्वामी का 11वें भाव में बैठकर पंचम को देखना, नवम भाव के स्वामी का 11वें में बैठकर पंचम को देखना, यहाँ भी नवम भाव के स्वामी का 11वें में बैठकर के पंचम को देखना, इस बात का दर्शन कराता है कि व्यक्ति के ऊपर पितरों का आशीर्वाद है और जीवन भर मिलता रहेगा। बस अब थोड़े से उनके पीछे, बस उनसे प्रार्थना करें, उनके लिए दान करें, उनके लिए पुण्य करें, पिंडदान आदि का ध्यान रखें, अमावस्या को दान करें, तर्पण वगैरह किया करें।
तो ये देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पे अगर देखें तो कर्क राशि में केंद्र में, यहाँ ये केंद्र में, हर जगह गुरु का प्रभाव केंद्र में है। और लाभेश भाग्य भाव का संबंध भी बहुत अच्छा बन रहा है, इस वजह से ये बात पक्की है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में तुला राशि में दशम स्थान में है, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। अगर इन दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अकेले बैठ जाता तो कुंडली को टोटल कमजोरी मिल जाती और भी ज़्यादा ये कुंडली डिप्रेस हो जाती। पर यहाँ केतु बैठे हैं, इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, करियर को लेकर के और भी ज़्यादा सजग होना होगा और अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप बिस्तर पे लपेटे सिलवटों में ऐसे रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से 100% अपनी एनर्जी को इस्तेमाल में लेके आइए। आपके पास असीमित ऊर्जा परमात्मा ने दे रखी है और उसका कारण लग्न कुंडली नहीं बल्कि नवांश चक्र है। दशमांशा चक्र में यहाँ के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, शुक्र आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, दिशा बल से थोड़े कमजोर हैं, अगर यहाँ बैठ जाते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। पर एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे चतुर्थ के अधिपति मंगल की दृष्टि है और चतुर्थ भाव में जो ग्रह दिग्बली होता है या शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है। इस भाव से 4 घर आगे गुरु ऊंचे के बैठे हैं, इस भाव से 5 घर आगे चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं, मतलब चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह बैठा। इस घर से 3 घर आगे शनि बैठे हैं। इस कुंडली का जो जन्म कुंडली का पंचम भाव है वो बलवान है और जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव बलवान है। 2 भाव जन्म कुंडली में बलवान है, लाभ भाव भी ठीक है और नवम भाव भी ठीक है। दरअसल इस कुंडली का सप्तम भाव भी बलवान होगा। इस वजह से कि आपकी कुंडली में इतने सारे भाव अगर बलवान बन रहे हैं तो समझिए कि कितनी अच्छी बात है। युति में अगर देखें तो शनि के साथ किसी भी ग्रह की युति नहीं है। यहाँ पे शनि के साथ 2 ग्रह की युति है। तो शनि खुद कौन है? नवम भाव लग्न के स्वामी। शनि कौन से भाव के स्वामी हैं? 12वें भाव के स्वामी। तो 12वें और लग्न के स्वामी यहाँ आ गए। यहाँ पे शनि का संबंध मंगल के साथ बना, जो कौन है? दशम भाव के स्वामी। तो शनि का संबंध यहाँ से बना और दशम भाव से बना। दशम भाव 12वां और लग्न सूर्य के अधिपति हैं, सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि जन्म कुंडली में शनि देव जो हैं वो केंद्र के 4 घरों को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे? लग्नेश होकर के उच्च के बैठे, दशमेश के संग बैठे और सूर्य के साथ बैठे जो केंद्र के स्वामी हैं और शुक्र को देख रहे हैं जहां पे इनकी तीसरी दृष्टि है। इसका अर्थ क्या होता है कि नवांशा चक्र इस कुंडली का सबसे बलवान और सबसे मजबूत चक्र बन रहा है। और नवांश चक्र अगर आपकी कुंडली का बलवान है तो फिर आपको जरा भी घबराने और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली के प्राण सुरक्षित हैं 100%। इस वजह से मैंने क्या बात कही थी कि यहाँ पे कुंडली कमजोर भले नजर आ रही है और मैंने इस कुंडली के अध्ययन के समय पे कुंडली के सारे नेगेटिव पक्ष बताए थे, पर यहाँ आकर के वो सारे बल आपको वापस परमात्मा के द्वारा मिल जा रहे हैं। जन्म कुंडली के केंद्र के सभी ग्रहों का संबंध बन गया भाई, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। इस कारण से कि जब जन्म कुंडली के लग्न चक्र के धन और लाभ भाव में से किसी एक भाव का स्वामी अगर दशमांशा कुंडली का लग्नेश बनता हो तो ये अभूतपूर्व सफलता व्यक्ति को दे जाते हैं एक वक्त पे। तो गुरु और मंगल लग्न और धन का स्वामी एक साथ, शुक्र धन भाव में बैठ गए। और जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे गुरु सूर्य तुला राशि में बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य जो होते हैं वो दशम भाव के स्वामी होकर के 12वें में बैठे हैं और इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली के अपने भाव से तीसरे घर में बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य के ठीक पीछे चंद्रमा और सूर्य के ठीक आगे गुरु मंगल बैठे हैं। इसका अर्थ है कि उनके आसपास सारे मित्र ही उनके बैठे हैं, कोई उनका शत्रु नहीं बैठा। और जरा ध्यान से देखिए तो शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में 6वें भाव पे, सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली के 6वें भाव पे और 6वें भाव का संबंध लग्न से बन गया। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां भले ही आएंगी पर व्यक्ति एक वक्त पे आकर के विजेता भी बनेगा, क्योंकि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी जब लग्न से संबंध बना लेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों से विजेता बनने का योग बना देते हैं। व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करेगा और आगे भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने शुक्रदेव के बारे में ये बात की, स्वाति नक्षत्र में बैठे होने से कई बार व्यक्ति की एनर्जी को और आत्मविश्वास को बढ़ाने और घटाने का काम भी करते रहते हैं। शनिदेव इस कुंडली में वक्री हैं 3 अंश के, इनका काफ़ी परिणाम पंचम भाव की तरफ शिफ्ट करता हुआ भी नजर आएगा। मतलब वही बात हो गई कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से सूर्य का संबंध, बुध का संबंध, राहु का संबंध, मंगल का संबंध और शनि का भी संबंध हो गया। इस कारण से व्यक्ति का जो क्रिएटिव पक्ष होता है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करके प्राप्त होता है।
तो ये आपकी कुंडली के ग्रह हो गए। राहु जन्म कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा और वो बहुत अच्छी स्थिति में जातक को लेके जाएंगे। युवावस्था के हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, भाव का स्वामी योग कारक होता है और जन्म कुंडली में अच्छा बैठा है। केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थितः सतोषतः वाली बात हो जाती है। केंद्र और त्रिकोण के राहु खराब नहीं होते, अच्छे होते हैं। सबसे अच्छी जो मुझे इस कुंडली में बात लग रही है वो ये है कि यहाँ के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। इससे ज़्यादा इस कुंडली को सुरक्षा और कहीं नहीं मिल रही है। आपको अगर कुछ न समझ में आए तो कम से कम केंद्र में बन रही राशियों को तो जरूर ही समझ लीजिए। यहाँ पे शनि बैठे हैं, भाग्य को कमजोरी दे रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन इस भाव पे गुरु की दृष्टि है जो अच्छी बात है। और यहाँ पे बुध का प्रभाव जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होकर के तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी बात पक्की है। मारक ग्रह के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो चूंकि ये चर प्रकृति की राशि बनी है केंद्र में, इस वजह से एकादशवें भाव में बैठे ग्रह बाधकेश होंगे और इस कारण से जन्म कुंडली के सूर्य बुध और केतु थोड़ी बहुत अपनी दशा काल में बाधाओं के साथ परिणाम देंगे। जबकि गुरु का सप्तम भाव में बैठना, राहु और केतु का प्रभाव में से केतु और गुरु जब एक्टिव होंगे तो मारकेश चलेगा। दूसरा, इस कुंडली में चंद्रमा भी अष्टम भाव में बैठे हैं, इस कारण से कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी वहाँ से भी देखने को मिलेगी। शनि की दशा में व्यक्ति को ऋणानुबंधन या ऋण में जाते हुए भी देखा जाएगा, जबकि मंगल कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस करते हुए नजर आएंगे। अरिष्ट चक्र के आधार पर अगर मैं बात कह दूं तो शनि और मंगल के कारण व्यक्ति को लंबी बीमारियों का खतरा बढ़ता है या दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जबकि गुरु पंचम भाव में अरिष्ट चक्र में थोड़ी कमजोरी प्राप्त कर रहे हैं, बुध भी नीच के हो रहे हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस कुंडली को रखना होगा और हमेशा ही अपने आप को सजग रखना होगा, सावधान, सतर्क और अपने सीधेपन के कारण आपका नुकसान न हो, ये बात का भी ध्यान रखना होगा। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र मतलब माता पिता के कारण या उनके कारण से व्यक्ति को प्राप्त होगा। ये सब सुख तो है चंद्रमा की दशा में, शुक्र की दशा में, गुरु की दशा में। उसके बाद आपको बता दूं तो शनि की दशा में भवन, भूमि, वाहन का सुख बढ़ेगा। माता और पिता में से पिता और माता दोनों का प्रभाव ठीक है, पर हमें पिता के स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा सता रही है। दूसरा कि इस कुंडली में संतान पक्ष भी लगभग ठीक ठाक सा नज़र आ रहा है। हम उसमें विवाह करने से पहले विवाह की कुंडली मिलाएंगे। तुला राशि तुला लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से विवाह करना सही रहेगा। पूरब दिशा की तरफ विवाह का होना सर्वोत्तम माना जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इस कुंडली में भाग्य का बल ठीक है, भाग्य का बल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। धन संपत्ति के मामले में सूर्य, राहु और केतु की दशाएं अच्छी रहेंगी, जबकि बाकी जितने ग्रह हैं वो थोड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। सूर्य, राहु और केतु के अतिरिक्त जितने भी ग्रह बन रहे हैं वो सब के सब सूर्य के होरा में जा रहे हैं। इस वजह से जीवन में कई बार प्राथमिकता इस बात की हो जाती है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, जितना ज़्यादा हो सके शालीनता, गंभीरता, चिंतन और एकदम विनम्रता का भाव रखें। सबसे ज़्यादा मजबूत प्रारब्ध का निर्माण कैसे हो सकता है, इस पे फोकस ज़्यादा करें। मजबूत प्रारब्ध का निर्माण होता है गुरु ग्रंथ गोविंद और गाय की सेवा से। इसके बाद इतनी सारी चीज़ें। दिन आपकी कुंडली के लिए अगर मैं बात कह दूं तो अच्छा रहेगा शनिवार, शुक्रवार और बुधवार का। इसके साथ अंक आपके लिए अच्छा रहेगा 8 और 1, ये अंक अच्छे रहेंगे। इसके साथ आपकी कुंडली में नक्षत्र के हिसाब से रोहिणी, मृगशीरा और मघा नक्षत्र में दान करना अच्छा रहेगा। अनुराधा और मृगशीरा ये नक्षत्र भी ठीक हैं लगभग। मित्रता वृष और कन्या वालों से कर सकते हैं, शत्रुता ना करें कर्क, मीन और वृश्चिक वालों से। क्लियर है? सूर्य की दशा ठीक जाएगी पर थोड़ा बहुत व्यय भी करा सकती है। चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली में लाभ देने वाली बन सकती है। तो ये मैंने इतनी बात बताई है। मंगल जन्म कुंडली में जिस तरीके से बैठे हैं वो वर्गोत्तम है और आपकी कुंडली को सुखी बनाने की कोशिश में है, जबकि क्योंकि वर्गोत्तम ग्रह कभी बुरा परिणाम नहीं देता। बुधदेव आपकी कुंडली में भाव से वर्गोत्तम है तो धन देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में छोटी मोटी परेशानियां देने का काम करेंगे, पर वो आपकी कुंडली को संभाल रहे हैं और आपकी कुंडली में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में अपनी दशा काल में साहस और बल भरेंगे और आगे बढ़ने की नियत बुद्धि डालेंगे। शुक्रदेव के बाद शनिदेव आपकी कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, दाम्पत्य, परिवार, सुख और समस्या को समझने की शक्ति देंगे। राहु आपकी कुंडली में 100% तक
सबसे ज़्यादा तो इस कुंडली में राहु ही अच्छे बैठे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो राहु आपकी कुंडली में ये परिणाम दे रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने कुंडली विश्लेषण के साथ और एक नई कुंडली के साथ, जहां इस कुंडली को सबसे ज़्यादा समस्या चंद्रमा के कारण हो रही है। थोड़ी बहुत समस्या इस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर राहु केतु या शनि के प्रभाव के कारण हो रही है। इस कुंडली में सबसे जो अच्छी बात मुझे दिखी वो लाभ भाव के अधिपति लग्नेश, लग्न कुंडली के लाभेश, जन्म कुंडली के दशमांसा चक्र के लग्नेश बन रहे हैं। यहाँ जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और दशमांसा चक्र से ज़्यादा मजबूत नवांसा चक्र बन रहा है। इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य बिल्कुल सटीक है, हम विवाह में आगे बढ़ेंगे और 100% हमारी समस्या वक्त के हिसाब से प्रतिदिन समाप्त ही हो रही है। बस आधी बीमारी तो हम सोच करके बढ़ा लेते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।